अस्सलाम वालेकुम। मैं सुमीना कोसर, टीचर GHS नवा गबरा। डियर स्टूडेंट, वी विल स्टडी टुडे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। आज जो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनी के इससे पहले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हैंड लेबर एंड स्टीम पावर के बारे में पढ़ा था। प्रीवियस पार्ट में हमने ये जाना था कि कैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, लोगों और मशीन के दरम्यान में कन्फ्लिक्ट तक हुआ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया के बारे में कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया। शुरू करते हैं। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन ही आया था तब तक इंडियन टेक्सटाइल वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करता था। सबसे फाइनेस्ट जो क्वालिटी थी इंडिया में टेक्सटाइल की थी। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेट्स नाउ मूव टू द इंडिया टू सी हाउ ए कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइजेज कि ये जो इंडिया है ये किस तरह कॉलोनी बन गया था। वंस अगेन वी विल look not only at factory industries but also at the non-mechanized sector. We will limit our discussion primarily to the textile industries. तो यहाँ पर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़्यादातर जानेंगे। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। Before the age of machine industries, silk and cotton goods from India dominated the international market in textiles. तो क्या कहते हैं, बिफोर द एज ऑफ मशीन से पहले, इंडस्ट्री से पहले जो थी, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल्स। तो ये जो है ये डोमिनेट करती थी इंटरनेशनल मार्केट को। Worsted cottons were produced in many countries, but the finer variety often came from the India. लेकिन बहुत सारी जगहों पे कपड़ा बनाया जाता था, लेकिन जो फाइनेस्ट क्वालिटी थी, सबसे अला क्वालिटी थी, वो कहाँ से कपड़ा तैयार होता था? इंडिया में। अर्मेनिया एंड पर्शियन मर्चेंट्स टुक द गुड्स फ्राम पंजाब टू अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शियन एंड द सेंट्रल एशिया। अर्मेनिया और पर्शियन जो मर्चेंट थे वो भी सामान कहाँ से लाते थे? पंजाब से अफगानिस्तान तक, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया से। बैलेंस ऑफ द टेक्सटाइल्स वर कैरीड ऑन द कैमल बैक बाय द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थ्रू द माउंटेन पासेस एंड अक्रॉस द डिजर्ट्स। तो यहाँ पर माउंटेन से गुजरकर, डिजर्ट से गुजरकर ये सामान लाते थे। ए वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स Surat of the Gujarat coast and connected India to the Gulf and Red Sea ports. Masulipatanam on the Coromandel coast and the Hooghly in Bengal had trade links with the Southeast Asian ports. तो हाल ही ये सिर्फ नहीं हो ज़मीनी पर ये ट्रेड ही होती थी, बल्कि ये समुद्र के थ्रू भी ट्रेड करते थे। तो जो मशहूर है वहाँ पहले कौन सा क्या था, सूरत जो है ऑन द गुजरात कोस्ट है, ये इसको पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करता था। और इसी तरह सी पोर्ट्स है, मेसोलिपट्टनम है, ये पहले क्या होते थे, यहाँ से ट्रेड होती थी। एंड होगली एंड बंगाल एंड ट्रेड लिंक्स विद द साउथर्न एशियन पार्ट्स। ए वैरायटी ऑफ द इंडियन मर्चेंट्स एंड द बिंकर्स वेयर इन्वॉल्वड इन दिस नेटवर्क ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इसी तरह बहुत सारे जो इंडियन मर्चेंट थे, बिंकर्स वो कहते हैं जो पैसा देने वाले थे, ये नेटवर्क जो चलाते थे इसका, तो इसको कहते हैं। वेयर इन्वॉल्वड इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, कैरिंग द गुड्स एंड सप्लाइंग द एक्सपोर्टर्स। तो ये सब ये काम होता था कपड़े का, ये कौन करते थे? इंडियन मर्चेंट्स और बिंकर्स जो होते। सप्लाई मर्चेंट्स linked the port towns to the inland regions. They gave the advances to the weavers, produced woven cloth from weaving village and carried the supply of the ports. At the port, the big shippers and the export merchants had brokers who negotiated the prices and bought the goods from the supply merchants operating the inland. तो इस तरह ये तजारत हुआ करती थी। तो ये जो कंपनीज थी, दी गिव एडवांसेस टू वीवर्स, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये पहले क्या देती थी? वीवर्स को, आर्टिशियंस को लोन्स देती थी, एडवांस में पैसे दे देती थी, और ये सामान इनके लिए तैयार करते थे। बिफोर द 1750s दिस नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय द इंडियन मर्चेंट्स वाज ब्रेकिंग डाउन। तो ये जो 1750 में ये जो नेटवर्क, ये जो प्रोसेस चल रहा था, ट्रेड जा रही थी, इसको कौन कंट्रोल करता था? मर्चेंट्स, इंडियन मर्चेंट करते थे। द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेनर द पावर। जो ही ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये पावर हासिल कर लेती है, फर्स्ट सिक्योरिंग ए वैरायटी ऑफ द कंसेशन फ्राम द लोकल
courts within the monopoly rights to trade. This resulted in a decline of the old ports of the Surat and Hooghly through which local merchants had operated. तो जब ये कंट्रोल करती है, ये सब ट्रेड पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो पहली जो तजारत हुआ करती थी यहाँ से सूरत से और हुगली से, अब यहाँ से बंद होगी और इन्होंने और अड्डे कायम कर लिए तजारत के लिए। एक्सपोर्ट्स फ्राम दीज पोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली। The credit that had financed the earlier trade began drying up, and the local bankers slowly went bankrupt. In the last years of the 17th century, the gross value of the trade that passed through the Surat had been rupees 16 million. By the 74, it has slumbered to rupees 30 million. तो इसी तरह ये जो पहले